नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी एस्पिरेंट्स का इस आइकॉनिक एस्पिरेंट पे। साथी कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे और अपने तैयारी को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। प्यारे साथी, इस एनसीईआरटी के सीरीज में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत किया जाता है। उम्मीद है कि आप इस एनसीईआरटी के सीरीज को बहुत ही अच्छे ढंग से पसंद कर रहे होंगे और बहुत अच्छा ढंग से समझ पा रहे होंगे। इस एनसीईआरटी के सीरीज में यह जो आज का लेक्चर होने वाला है, लेक्चर नंबर 5 अर्थात पांचवा चैप्टर, आज हम क्लास 6 के एनसीईआरटी का डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आप चैप्टर का नाम देख सकते हैं, किताबें और कब्र है। इससे पहले प्यारे साथी, हम एनसीईआरटी में जो है आरंभिक नगरों के बारे में पढ़े हैं और पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, साथ में हम सिंधु घाटी सभ्यता का पूरी तरह से विस्तार ढंग से यह पढ़े हैं। हम यह भी देखे हैं कि आरंभिक मानव जो जाति थे उनका किस प्रकार से विकास हुआ है, किस क्रम में क्या क्या विकास हुआ है, इसमें पहिए का विकास कैसे हुआ है, आग का विकास कैसे हुआ है, तरह तरह के तत्वों का विकास कैसे हुआ है, सारे चीज़ एक एक करके सब कुछ डिस्कस किए हैं। आज हम यह बात करेंगे कि जब प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं तो किस प्रकार से किताबें और कब्र की इतिहास जानी जाती है। अर्थात अगर हम बात करें तो इसी में आप यह भी सीखेंगे क्या तो वेद क्या है। ठीक है साथी, वेद में क्या है, क्या वैदिक युग के लोग थे और इमाम गांव के जो है महापाषाण ये क्या है। आज का जो आपका यह सेशन होने वाला है, इसमें आप यह सीखने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का जो यह लेक्चर होगा बहुत बेहतर होगा और एक नया चीज़ आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। और प्लीज़ साथी, रिक्वेस्ट है आपसे कि आपके साथी संगत जो भी हैं, जो कि उनको इस लेक्चर का ज़रूरत है, प्लीज़ आप लोग उसको शेयर ज़रूर करें, क्योंकि यह जो लेक्चर है बीपीएससी शिक्षक भर्ती के नज़रिए से देखकर, साथ में बीपीएससी 17वीं को और भी स्टेट पीसीएस अदर सभी के लिए है। तो याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए हम अपना पहले टॉपिक को लेकर स्टार्ट करते हैं कि वेद है क्या। सबसे पहले वेद की जो रचना है यह आज से लगभग 3500 वर्ष पहले हुई थी। यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि यह कौन कह रहा है, तो यह कह रहा है एनसीईआरटी। कौन कह रहा है? एनसीईआरटी। अगर किसी प्यारे विद्यार्थी के पास एनसीईआरटी क्लास 6 का हिस्ट्री का बुक हो तो प्लीज़ आप उसे ओपन कर लें। चैप्टर नंबर 5। 4 वेद हैं, जो कि हमारे प्राचीन वेदों की अगर संख्या की बात करें तो वो 4 वेद हैं। इसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद आते हैं। अब आपसे यहाँ क्वेश्चन एक बन सकता है कि सबसे प्राचीनतम वेद कौन है, तो याद रखना है ऋग्वेद जो है यह सबसे प्राचीनतम वेद है और अथर्ववेद जो है यह सबसे नवीनतम वेद है। इनमें सबसे पहले जो है ऋग्वेद की रचना की गई थी, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, तो यहाँ समझिएगा ऋग्वेद में 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। अब फिर से यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके लिए बन गया है कि सूक्त किसे कहा जाता है, तो याद रखना है सूक्त जो है यह ऋग्वेद के जो 1000 प्रार्थना है इसे सूक्त कहा जाता है। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा कि ऋग्वेद में जो प्रार्थनाएं हैं यह कितनी है, तो याद रखना है 1000 है। आपको अलग अलग ऑप्शन देकर यहाँ पे आयोग जो है यह भ्रमित कर सकते हैं। सूक्त का मतलब क्या होता है, तो सूक्त का मतलब साथी अच्छी तरह से बोलना होता है। क्या होता है? अच्छी तरह से बोलना, यह सूक्त का मतलब होता है। और सूक्त जो है यह एक क्या है, तो संस्कृत शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं तो ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद में 3 मुख्य देवताओं का वर्णन हमें मिलता है। कौन कौन देवता हैं, तो याद रखेंगे आग हैं। कौन है? अग्निदेव हैं, जो कि आग के लिए अग्निदेव को माना गया है, वर्षा के लिए इंद्रदेव को, और सोम जो कि एक पौधा है। यह 3 जो है यह उस समय के लोग, अगर हम बात कर ले प्राचीन आर्यों का जब आगमन होता है तो आप ऋग्वेद और उत्तर वैदिक काल पढ़ते हैं। तो यह जब हम बात कर रहे हैं या किस काल की बात कर रहे हैं, तो ऋग्वेद की बात कर रहे हैं। अर्थात आपसे पूछा जाए कि ऋग्वैदिक कालीन जो थे उस वक्त के जो लोग हैं वो किस देवता को मानते थे, तो 3 देवता का नाम आपको देखने को मिलता है। एक अग्नि, दूसरा इंद्र और तीसरा जो है सोम। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो इस पौधा से एक विशेष प्रकार का क्या होता था,
पेय बनाया जाता था। अब पेय का तो मतलब आपको पता ही होगा, ठीक है। पेय का मतलब आप देखते होंगे कहीं भी पानी पीने वाला जो स्थान होता है वहाँ पे पेयजल लिखा होता है। क्या होता है? पेयजल, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद की प्रार्थना लोगों के लिए वर्षा और आग के महत्व को दर्शाती थी, ठीक है। ऋग्वेद के जो प्रार्थनाएं थीं वह लोगों के लिए क्या दर्शाती थी? तो वर्षा और आग के महत्व को दर्शाती थी। अच्छी फसल के लिए जो है यह वर्षा बहुत ज़रूरी है। ये तो आज भी यह चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। प्रचुर मात्रा में पीने के पानी के लिए भी वर्षा इम्पॉर्टेंट है। और आग का इस्तेमाल हम भोजन पकाने व अन्य कई कामों के लिए प्रयोग में करते थे। तो यह सभी बात आपको कौन बता रहा है? एनसीईआरटी बताने का कोशिश कर रहा है कि प्रारंभिक जो जीवन था उसमें हम देखते हैं ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल जो कि आर्यों का आगमन से स्टार्ट होता है। इसमें हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से ऋग्वैदिक कालीन के समय की अगर हम बात करें तो सामाजिक जो संरचना थी यह किस प्रकार से थी, यह आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है। किसमें? तो क्लास 6 के एनसीईआरटी बुक में। इस प्रार्थनाओं की रचना जो है यह श्रुति द्वारा की गई है, जो कि अत्यंत विद्वान पुरुषों के द्वारा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो यह ऋग्वेद में जो यह प्रार्थनाएं हैं, कुल 1000 प्रार्थनाएं हैं। इस प्रार्थना को हम क्या कहते हैं? तो याद रखना है, इस प्रार्थना को हम सूक्त कहते हैं। और यह जो रचना हुआ है किसके द्वारा हुआ है? तो ऋषियों के द्वारा हुआ है। अब ऋषि तो आपको पता ही होगा कि प्राचीन काल में अगर हम बात कर ले तो ऋषि मुनि दिखते थे, ठीक है। बहुत सारे ऋषि मुनि हैं जो कि हम आपको नाम भी बता पाएंगे, लेकिन अभी आपको ज़रूरत नहीं है। जब हम स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। और ये सभी जो ऋषि मुनि होते थे यह क्या होते थे? तो ये विद्वान पुरुष होते थे। याद रखिएगा, इस ऋषि मुनि में अगर हम बात कर लें तो डायरेक्ट अगर हम बात कर लें तो साक्षात ईश्वर का गुण होता था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है। और उस समय ऋषि मुनि को हम अगर बात कर लें तो इन्हें देवता ही एक तरह से माना जाता था, ठीक है। कुछ महिलाओं ने भी ऐसी प्रार्थनाएं की रचना की है। ऐसा नहीं है कि प्राचीन इतिहास आप पढ़ते हैं, ऋग्वैदिक काल पढ़ते हैं तो उस समय में महिलाएं की भागीदारी नहीं थी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। उस समय भी महिलाओं की भागीदारी थी, लेकिन कुछ कुरीतियों के कारण आप देखेंगे आगे जब उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि कुछ कुरीतियों के कारण कुछ महिलाओं के क्या होते हैं तो उस पर पाबंदी लगाए जाते हैं, उनकी स्वतंत्रता का हनन किया जाता है। यह बात आप आगे पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं था कि संपूर्ण रूप से महिलाओं पे पाबंदी थी, ऐसा नहीं है। देख पा रहे होंगे आप कि प्राचीन ग्रंथों की अगर हम बात कर ले, धार्मिक ग्रंथों की हम बात कर ले उस समय की, उस ग्रंथों में भी महिलाओं की भागीदारी देखने को मिल रही है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। ऋग्वेद में जो है यह प्राक संस्कृति या फिर हम कह लें वैदिक संस्कृति का प्रयोग हुआ है, ठीक है। हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि जो हम आर्यों का आगमन पढ़ते हैं इसको हम 2 भागों में पढ़ते हैं। एक वैदिक संस्कृति जो है, एक उत्तर वैदिक और एक ऋग्वैदिक, ठीक है। तो हम कौन पढ़ रहे हैं? तो हम पढ़ रहे हैं वैदिक संस्कृति, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा। आपसे पूछा जा सकता है तो यहाँ पे याद रखेंगे वैदिक संस्कृति। यह उन विद्यार्थियों के लिए खास करके है जिनका पीजीटी या फिर टीजीटी में हिंदी विषय है, ठीक है। हिंदी विषय जो है आपको याद रखना है, यहाँ पे यही वैदिक संस्कृति है। और आगे चलकर इसको एक और भाग में डिवाइड किया जाता है जिसको हम लौकिक संस्कृति कहते हैं, ठीक है। इस लौकिक संस्कृति से आप आगे देखेंगे किस प्रकार से हिंदी जो है इस भाषा का विकास होता है, ठीक है। हम हिंदी का भी जल्द क्लास लेकर आ रहे हैं। जो विद्यार्थी का हिंदी टीजीटी पीजीटी में है उनके लिए भी हम कुछ ना कुछ करने वाले हैं। आज अगर हम बात कर ले, यह आज की संस्कृति से क्या था तो कुछ अलग रहा है, यह बात आपको याद रखना है। आगे बढ़ें तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे क्या है तो भाषाओं के कुछ मुख्य परिवार, ठीक है। यही परिवार आपको भाषा की उत्पत्ति में पढ़ना है, याद रखेंगे। सबसे पहला परिवार है कौन? तो इंडो यूरोपियन परिवार। यह इंडो यूरोपियन जो परिवार है, यहाँ अगर हम बात कर ले तो किस क्षेत्र में था? तो जर्मन, फ्रेंच, इंग्लिश, स्पेनिश, ग्रीक संस्कृति, हिंदी, बांग्ला, असमिया और गुजराती, सिंधी, पंजाबी, ये जो भाषाएं आप देख रहे हैं यह किस ग्रुप का भाषा है? तो आपको याद रखना है यह आपको इंडो यूरोपियन परिवार का भाषा है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो
ग्रुप है, इसको हम कहते हैं तिब्बतो बर्मन परिवार। इस परिवार की भाषा भारत के पूर्वोत्तर भाग में बोली जाती है। ठीक है, और याद रखेंगे कि अपना जो हिंदी भाषा है यह कहाँ से विकास हुआ है, तो यहाँ से एक नंबर आपका बनेगा। कहाँ से, तो इंडो यूरोपियन परिवार जो है यहीं से अपना हिंदी भाषा का विकास हुआ है। आप आगे देखेंगे कि यह इंडो यूरोपीय जो परिवार है इसका भी विभाजन हो जाता है और अंततः यह 4 भागों में बढ़ जाता है। ठीक है, आगे हम आपको पढ़ाएंगे, ज़्यादा नहीं, अगर हम बात करें तो कल या परसों आपका पहला क्लास आएगा हिंदी भाषा का इतिहास। ठीक है, तो आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा, सब स्पष्ट वहाँ पे भी आप सभी का होगा। चलिए, हिंदी वैसे भी अपना राष्ट्रभाषा है तो थोड़ा सा सभी विद्यार्थियों को जानना चाहिए उसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा जो परिवार है इसको हम कहते हैं क्या, तो द्रविडियन परिवार। इस परिवार की भाषा है क्या, तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। ठीक है, चौथा परिवार क्या है, तो ऑस्ट्रो एशिएटिक परिवार है। इस परिवार की जो भाषा है झारखंड और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। चलिए समझते हैं यहाँ पे इतिहास और ऋग्वेद क्या है। इतिहासकार और ऋग्वेद का क्या संबंध है, कैसा है, क्या है, यहाँ समझिएगा। देखिए, ऋग्वेद से कई महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिलती है, ये बात स्पष्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि ऋग्वेद से जो है यह सिर्फ गलत चीज़ों को ही यहाँ पे प्राचीन काल में अगर हम पढ़ते हैं तो गलत चीज़ों की बढ़ावा देता है, ऐसा नहीं है। कुछ अच्छे चीज़ है तो कुछ बुरे चीज़ें हैं। और हर बुक की अगर हम बात कर लें, हर साहित्य की बात कर लें, हर धर्म की बात कर लें, तो याद रखिएगा कि पूर्णतः वो ना ही तो अच्छा होता है और ना ही बुरा। ठीक है, तो यहाँ से हमें अगर बात कर लें कि प्राचीन इतिहास अगर या फिर प्राचीन साहित्य की हम बात कर ले जिसमें ऋग्वेद आता है, या फिर हम किसी भी वेदों की बात कर लें, इस वेदों में जो है कुछ महत्वपूर्ण हमें क्या मिलती है, जानकारियाँ मिलती है, जो कि क्लास 6 के एनसीईआरटी किताब में ऋग्वेद के कुछ सूक्तों को भी लिया गया है, जो विश्वामित्र और नदियों के बीच की हुई बातचीत के बारे में बताता है। अब आप लोग तो इनके बारे में कम से कम जानते ही होंगे कि विश्वामित्र कौन थे और नदियों का क्या इतिहास रहा है। एक कहानी है, ठीक है ना, ये क्या है, इन दोनों के बीच का एक कहानी, काल्पनिक कहानी कह लें या फिर हम मनगढ़ंत कहानी कह लें। इतिहास में आपको यह बुक में देखने को मिलता है कि एक कहानी है जिनके बीच इनके बीच कुछ बातें हुई थी। क्या हुई थी समझते हैं। यहाँ पे ऋषि विश्वामित्र ने नदी की तुलना गाय और घोड़े से की है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से 1 नंबर का पूछेगा कि किसने जो है यह गाय और घोड़े को नदी की तुलना की है। तो आपको याद रखना है किसने, तो ऋषि विश्वामित्र ने की है। और इस क्वेश्चन को आप प्लीज़ हल्के में मत लीजिएगा, बहुत डेप्थ में क्वेश्चन है। जब आपको क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन दिख जाएगा तो आपको पसीना छुड़ा देगा। याद रखिएगा, अभी आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन जब क्लासरूम में आपको यह क्वेश्चन दिखेगा, यही क्वेश्चन हालत ख़राब कर देगा। वह नदी पार करना चाहते थे, इसलिए वह नदी से प्रार्थना कर रहे हैं ताकि सुरक्षित वह पार कर जाएं। कौन कर रहे हैं, तो ऋषि विश्वामित्र। आगे बढ़ते हैं, समझिएगा यहाँ पे। इसे ये 4, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इससे ये बातें पता चलती है। क्या बातें पता चलती है, तो लोग यहाँ रहते थे, वहाँ नदी मौजूद थी, यह पता चलता है कि उसको तो इतिहासकार यह अनुमान लगा रहे हैं कि जहाँ लोग रहा करते थे वहाँ नदियाँ भी रहा करती थी, मतलब वहाँ नदी के आसपास ही लोग बसा करते थे। घोड़े और गाय जो कि लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्या थे, पशु थे, जानवर थे। यातायात के लिए रथों का प्रयोग किया जाता था और नदी को पार करने का शायद एक ही तरीका था, वह क्या था, चलकर। ऐसा करने में क्या होता होगा, जान का खतरा भी देखने को मिलते होंगे। यह कौन बोल रहे हैं, तो यह कहीं भी वर्णित नहीं है, याद रखिएगा, यह इतिहासकार का क्या है, अपना विचार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में सिंधु और इसकी सहायक नदियों का भी उल्लेख हमें देखने को मिलता है और सरस्वती नदी के बारे में भी यहाँ लिखा गया है। ठीक है, लेकिन गंगा और यमुना का नाम जो है यह ऋग्वेद में केवल एक ही बार लिया गया है। अब फिर से यहाँ क्वेश्चन पूछ देगा कि गंगा यमुना का जो नाम है यह ऋग्वेद में कितने बार उल्लेखित है, 3 बार।
5 बार, 8 बार, 1 बार। इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक ऐसे क्वेश्चन बन सकता है और यहीं पे आप क्या हो जाएंगे, मिस कर जाएंगे जो यह वीडियो नहीं देख पा रहे होंगे। इन जानकारियों के आधार पर हम कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। निष्कर्ष के रूप में अगर हम बात कर ले तो क्या निकाल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। जब ऋग्वेद की रचना हुई थी तब अधिकतर लोग जो हैं ये सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास रहते होंगे, लेकिन लोगों को गांव और यमुना के बारे में गंगा और यमुना के बारे में भी मालूम था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखना है। ये सभी जो है आपका एनसीईआरटी का बुक का है। ठीक है, याद रखिएगा, इसीलिए हम आपको एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं ताकि ये सब चीज़ आपको समझ में आए। आप अगर एनसीईआरटी बुक अभी पढ़ने जाते हैं तो यकीन मानिए आपको सामने आपके ये लाइन लिखे होंगे लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। क्यों? एनसीईआरटी का एक खासियत क्या है, क्योंकि वहाँ पे जो है हर चीज़, जितने भी फैक्ट हैं वो सारे के सारे फैक्ट आपको कैसे मिलता है, तो एग्जाम्पल के रूप में। और अक्सर बच्चे जो हैं एग्जाम्पल को क्या करते हैं, नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल को नहीं पढ़ते हैं और यही वहाँ पे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन बनते हैं, साथी याद रखेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, मवेशी, घोड़े और रथ के इतिहास पे हम बात करेंगे। इसे क्या होता है, ऋग्वेद में मवेशी, घोड़े और बच्चों, खास करके पुत्रों के लिए अगर हम बात करें तो प्रार्थनाएं हैं। ठीक है, इससे यह पता चलता है कि उस जमाने के लोग जो हैं यह क्या थे, तो मवेशी और घोड़ों के लिए क्या था, महत्वपूर्ण था उनके लिए। इससे यह भी पता चलता है कि लोग बेटी की तुलना बेटों से अधिक महत्व देते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आज के समय में, वर्तमान समय में अगर हम बात कर लें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। वर्तमान स्थिति अगर हम बात कर लें महिलाओं के बारे में जो है, खास करके आयोग या फिर कोई भी राज्य सरकार की बात कर ले तो बहुत ध्यान दे रही है। और यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा कि बताइए ऋग्वेद में जो है हमें जो है ऋग्वेद के जो लोग थे वह बेटियों की तुलना बेटों को अधिक महत्व देते थे। क्या यह सत्य है या फिर नहीं? एक से अधिक या फिर कोई नहीं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा। मवेशी का इस्तेमाल कृषि कार्यों और यातायात के लिए किया जाता था। घोड़े का इस्तेमाल जो है रथ खींचने के लिए किया जाता था। लोग लंबे सफ़र के लिए घुड़सवारी भी किया करते थे और घोड़ों और रथों का जो इस्तेमाल है युद्ध में भी किया जाता था। ठीक है, युद्ध अक्सर जमीन, मवेशी और पानी के लिए होते थे। ठीक है, आपसे प्रश्न यहाँ पे फिर से पूछेगा कि आप उत्तर वैदिक काल में या फिर वैदिक संस्कृति में जो है युद्ध को किस दृष्टि से देखते हैं। अलग अलग ऑप्शन आपके समक्ष रख देगा और यहीं आप फंस जाएंगे। ठीक है, चलिए ये इन सभी चीज़ों को आप याद रखिएगा। हम आपको क्यों इतना बता रहे हैं क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि आपको आने वाले समय में आप प्रिपेयर हो पाएँ। ठीक है ना, चलिए। जो खराब परिस्थितियों में आसानी से उगता है और इसकी फसल जो है यह जल्दी पकती है, इसलिए जौ की खेती जो है यह बहुतायत में होती थी और युद्ध में जीते गए धन को समाज के हर वर्ग में बराबर बांटा जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से कुछ धन का इस्तेमाल जो है यज्ञ के लिए किया जाता था। ध्यान दीजिएगा आगे, यज्ञ एक जटिल अनुष्ठान होता था। ठीक है, यही कारण आप देखेंगे कि इसके बाद क्या होता है, तो भारत में जो है एक पुनर्जागरण काल कह ले, एक धार्मिक आंदोलन कह ले, जिसमें बुद्ध और जैन का उदय होता है। ठीक है, यही कारण होता है। क्या कारण होता है भी आप डेप्थ में पूरा पढ़ पाएंगे। यह जो यज्ञ का शब्द देख रहे हैं आप, यही यज्ञ है जो आगे चलकर बहुत बड़ा एक कारण बनता है और समाज जो है यह भी दो भागों में बढ़ जाती है। यज्ञ में आहुति दी जाती थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कारण आप याद रखिएगा। आने वाले समय में बौद्ध धर्म का जो उत्थान हो रहा है और जैन धर्म का जो उत्थान हो रहा है, यही वजह है। ठीक है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं घी और अनाज की आहुति दी जाती थी, जानवरों की बलि दी जाती थी। इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। लगभग हर पुरुष को युद्ध में क्या होता है, भाग लेना पड़ता था। दो शब्द को यहाँ, दो लाइन को याद रखेंगे, यज्ञ में आहुति, जानवरों की बलि दी जाती थी। आगे बढ़ते हैं। एक निश्चित सेना रखने की परंपरा शुरू नहीं हुई थी। ठीक है,
सेना में अलग अलग पेशे के लोग आते थे और उन्हीं में से एक व्यक्ति जो है वह सेनापति के तौर पर चुना जाता था। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब पढ़ेंगे हम क्या, तो ऋग्वेद में काम के आधार पर लोगों का क्या है, वर्णन। अर्थात यहाँ पे हम अब देख रहे हैं क्या, तो यहाँ पे आप देखेंगे वर्ण विभाजन। ठीक है, ऋग्वेद में काम के आधार पर जो है यहाँ पे वर्ण जो है विभाजन किए गए हैं, जिसमें सबसे पहले जो आते थे यह जो थे सर्वश्रेष्ठ जो हैं, यह कौन थे, तो पुरोहित वर्ग थे। ठीक है, पुरोहित वर्ग जो थे यह अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते थे और यह कहते थे कि हम ईश्वर का दूत हैं, हम ईश्वर के क्या हैं, दूत हैं। ब्रोकर कहते थे अपने आप को, ईश्वर के बीच का कहते थे, ब्रोकर हैं हम। दूसरा जो था वो राजा था, और राजा जो कहता था, क्या कहता था अपने आप को, कि हम क्षत्रिय वर्ग थे। ठीक है, यहाँ पे राजा ना लेकर क्षत्रिय वर्ग आप ले सकते हैं कि हम क्षत्रिय हैं। और इसका कार्य क्या है, तो इसका कार्य है राज्य का, समाज का, सभी का क्या करना, रक्षा करना। दूसरा जो है यह आप देख पा रहे होंगे जन है। जन को हम आगे पढ़ेंगे, यह जो है ये क्या है, तो यह आप पढ़ेंगे जन के बारे में। उसके बाद में आर्य है। ये चार जो हैं ये चार वर्ग हैं, और इसी वर्ग को हम आगे पढ़ें तो यहाँ आप एक एक वर्ग को देखिए। पुरोहित सबसे पहले आते हैं, जो लोग अनुष्ठान कराते थे उन्हें पुरोहित या ब्राह्मण कहा जाता था। ब्राह्मण का समाज में बहुत क्या था, महत्वपूर्ण स्थान था। तो वास्तविक में स्थान नहीं था, याद रखिएगा, अपने आप को ही यह क्या कर लिए थे, एक श्रेष्ठ स्थान पर रख लिए थे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम बस आपको इतिहास बता रहे हैं। किसी भी आप किसी भी समुदाय से आए, आप बुरा मत मानना है। यहाँ पे बस हम लोग क्या कर रहे हैं, तो इतिहास को समझ रहे हैं, एक बेहतर समझ देना मेरा काम है, और इसी परिप्रेक्ष्य में हम समझाने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं मानेंगे, ये बात आप लोग याद रखिएगा। दूसरा है राजा। राजा जो है यह शासक को कहा जाता था, और उस जमाने में राजा बाद के ज़माने में राजाओं की तरह नहीं होते थे। उनकी ना तो कोई राजधानी होती थी, ना ही कोई महल होता था, और ना ही वे किसी प्रकार का टैक्स वसूला करते थे। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। यह जरूरी नहीं था कि किसी राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा ही राजा बने। मतलब अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि अभी जो है प्रारंभिक नगर अभी तो स्टार्ट ही हुआ है कुछ वर्ष पहले, अभी तो लोग धीरे धीरे सीखेंगे ना। तो अभी जो है यहाँ पे जो राजतंत्र कह लें, वंशानुगत कह लें, तो अभी यहाँ पे स्टार्ट नहीं हुआ है। धीरे धीरे राजगद्दी का लोग क्या करेंगे, तो राजगद्दी का स्वाद जो है धीरे धीरे लगेगा ना, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप याद रखिएगा, अभी यह प्रारंभिक का दूसरा चरण है। उसके बाद जन है। जन में कौन आता है, तो आम लोग को जन या फिर विष कहा जाता था। फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि विष किसे कहा जाता था। ऋग्वेद में विष की संज्ञा किसे दी गई है। जन हो जाएंगे, पुरोहित हो जाएंगे, आपसे राजा हो जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, इनमें से कोई नहीं। आप गलती कर दीजिएगा कि नहीं करिएगा। चलिए, आज भी हिंदी भाषा में लोग के लिए जन शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो कि बिल्कुल सत्य है। आज भी आप देखते होंगे कि बहुत सारे गाँव का खास करके यह शब्द है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं जन। ठीक है, तो ये गांव का खास करके शब्द है, थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। विष शब्द जो है यह क्या है, तो विष शब्द ही जो है यह वैश्य बन गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप आगे देखेंगे क्या पढ़ेंगे, तो आप उत्तर वैदिक काल में पढ़ेंगे कि जो चार वर्ण है इसका नाम भी अलग अलग हो जाता है। चार ही वर्ण रहते हैं लेकिन नाम बदल जाते हैं। यह जो है विष जो आप पढ़ रहे हैं, यही विष क्या है, तो आगे चल के वैश्य बन जाते हैं। ठीक है, और आप एक पढ़ेंगे शूद्र। ठीक है, तो यहाँ पे आप याद रखिएगा, देखिए एनसीईआरटी पढ़ने का कितना फ़ायदा है। ऋग्वेद में कई जनों या फिर विष का उल्लेख है, जैसे कि पुरु जन, भरत जन या फिर यदु जन। ठीक है, तो ये सभी आप याद रखेंगे। आर्य, आर्य की अगर हम बात करें तो जिन लोग ने प्रार्थनाओं की रचना की थी वे अपने आप को क्या कहें, आर्य कहें। आर्य लोग खानाबदोश थे जो मध्य एशिया में रहते थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप याद रखेंगे कि आर्य जो थे वो क्या थे, तो खानाबदोश थे। खानाबदोश के बारे में तो आपको पता होगा, कल के लेक्चर, परसों के लेक्चर में सब में आपको खानाबदोश पे हम बात किए हैं। चलिए, आपसे पूछा जाएगा कि आर्य जो है कहाँ से आए थे, तो मध्य एशिया में, और यह जो है ऑथेंटिक
जो है यह आपको यहाँ पे चीज़ें बताई गई है। जितने भी इतिहासकार हैं उन सभी ने क्या माना है, तो आर्यों का आगमन मध्य एशिया से ही माना है, याद रखेगा। वे 1500 ईसा पूर्व भारत आए थे और शुरू में वे पंजाब के आसपास में बस गए थे। उस समय भारत में रहने वाले मूल निवासी को द्रविड़ कहा जाता था। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। इसे द्रविड़ किसने कहा, तो ये जो आर्य थे, ये आर्य जो शुरुआत में आए, ये आर्य ही भारतीय को क्या कहते हैं, द्रविड़ कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समय बीतने के साथ आर्य भारत के अन्य भागों में भी फैलते गए और जैसे जैसे वह पश्चिम उत्तर प्रदेश और फिर आगे पूरब की ओर बढ़े, तो इस प्रकार से आप देखेंगे द्रविड़ लोग को विंध्याचल के दक्षिण की ओर जाने को बाध्य किया गया। ठीक है, यहाँ पे याद रखेगा। और खास करके हम बात कर ले अगर बिहार के दक्षिण भाग की, ठीक है, बिहार के दक्षिण भाग की, तो हम अगर बात कर ले इस क्षेत्र की, तो यह जो विंध्याचल देख रहे हैं ना, यह विंध्याचल वाला भी भूभाग यहाँ पड़ता है। और बिहार के दक्षिणतम जो जो लोग थे उसे भी क्या कहा गया है, तो द्रविड़ ही कहा गया है। ये भी आपको आगे हम बताएंगे। दास या फिर दस्तु, आर्य अपने विरोधियों को दास या फिर दस्तु कहते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। दास लोग अलग भाषा बोलते थे और यज्ञ नहीं करते थे। समय बीतने के साथ दास या फिर दासी शब्द का इस्तेमाल गुलामों के लिए होने लगा है। युद्ध में बंदी बनाए लोगों को अपनी बाकी जिंदगी के रूप में दास के रूप में बितानी पड़ती थी। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे अब पढ़ेंगे आप क्या, तो महापाषाण। महापाषाण क्या है, आप तो पाषाण कल पढ़े हैं, कल परसों जो पढ़े हैं पाषाण, और पाषाण का मतलब पत्थर होता है। महापाषाण क्या है, ध्यान दीजिएगा। महापाषाण भी जो है यह पत्थर से बनी एक रचना होती है और इसका इस्तेमाल जो है किसी कब्रगाह पर निशान लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, महापाषाण को या तो हम एक ही विशाल पत्थर से बनाया जाता है या फिर अनेक पत्थरों से। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर दिखाई देते हैं तो कुछ जमीन के नीचे। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे महापाषाण के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो महापाषाण के शायद साइन पोस्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। किसके तौर पर, साइन पोस्ट के तौर पर। मतलब एक हम बात कर लें तो किसी व्यक्ति का, फॉर एग्जाम्पल आज भी आप देखते होंगे हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है, दूसरे धर्म में है। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो आज भी आप देखते होंगे क्या कि अगर किसी व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है, दूसरे धर्म की हम बात कर लें, तो उसे ज़मीन में क्या कर दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है। और उस पर क्या बना दिया जाता है, तो उस पर जो है देखते होंगे ना, उस पर मुझे याद नहीं आ रहा है कि क्या उसको बोलते हैं, उस पर मतलब एक छोटा सा उस पर पत्थर का इस प्रकार से बना दिया जाता है। ठीक है, तो उसी को क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, प्राचीन काल में क्या कहा जा रहा है, तो महापाषाण कहा जा रहा है। इसे कब्र, हाँ क्या कहते थे, कब्र कहते थे। कब्रगाह को खोजने में आसानी होती थी। ठीक है, महापाषाण बनाने की परंपरा जो है यह 3000 वर्ष पहले शुरू हुआ था और यह परंपरा दक्कन, दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर और कश्मीर में प्रचलित थी। ठीक है ना, तो याद रखिएगा ये सभी चीज़। मृत्यु व्यक्ति जो है या मृत व्यक्ति को कुछ विशेष बर्तनों के साथ दफनाया जाता था और इस बर्तन को रेड वेयर या फिर ब्लैक वेयर कहते थे। क्वेश्चन यहाँ पे फंस गया। एक क्वेश्चन क्या आपके लिए कि रेड वेयर या फिर ब्लैक वेयर किसे कहा जाता था ऋग्वैदिक काल में। प्यारे साथी याद रखेंगे, रेड वेयर या फिर ब्लैक वेयर जो है यह एक प्रकार का बर्तन है और यह बर्तन का कार्य क्या था, तो मृत व्यक्ति के साथ में दफनाया जाता था। कुछ का कब्रगाहों के तोहे के औजार और लोहे के औजार और घोड़े के कंकाल भी प्राप्त किए गए हैं। इससे यह भी पता चलता है कि उस ज़माने में लोग लोहों का भी इस्तेमाल किया करते थे। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्लासेस थोड़ा लंबा हो जाएगा तो आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा और पूरा देखिएगा। ठीक है ना, बहुत कुछ यहाँ पे जानकारी है इसलिए हम अधूरा नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, इससे लोग के लिए घोड़े के महत्व का भी पता चलता है। कुछ कब्रगाहों से सोने एवं पत्थरों के जेवर भी प्राप्त किए गए हैं, तो यह भी आपको याद रखना है। चलिए सामाजिक असमानता की हम बात कर लें तो यहाँ यही तो सबसे बड़ा कारण है ना, यही सबसे बड़ा कारण है असमानता, सामाजिक असमानता, जो कि आप 6वीं शताब्दी पहुँचते पहुँचते देखेंगे कि कई धर्मों का उदय होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लोगों में सामाजिक असमानताएं देखने को मिलती हैं। कब,
तो हमें वैदिक संस्कृति में मृत्यु के साथ उसके कुछ सामानों को भी दफना दिया जाता था। आगे बढ़ते हैं, और भी क्या थे। देखिए, इमाम गांव एक विशेष कब्रगाह, यह क्या है, इसका क्या इतिहास है, क्या आपने कभी इमाम गांव सुना है? हमने तो बहुत बार सुना है, आप लोग सुने हैं तो ज़रूर बताइएगा। इमाम गांव की अगर बात करें, इनाम गांव की, तो इनाम गांव आज के महाराष्ट्र में पड़ता है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। यह जो है पुणे से लगभग जो है 89 किलोमीटर पूरब में स्थित है। पूरा डिटेल बता रहे हैं, किसी को घूमने का मन हो तो प्लीज जाइएगा। यह भीमा नदी की सहायक नदी की क्या है तो घोड़ के निकट है, और यह इनाम गांव जो है लगभग 36 से 2700 वर्ष पहले रहे थे। याद रखिएगा, आपको हम पहले क्या बताएं, इमाम गांव के बारे में इतिहास बताएं। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसकी कुछ और भी बात करेंगे। इससे लोगों के लिए घोड़े के महत्व का भी पता चलता है। कुछ कब्रगाहों से सोने एवं पत्थरों के जेवर प्राप्त हुए हैं, और कुछ कब्रगाहों में वृक्ष को ही दफनाया गया है। मृत शरीर को सीधा लिटा दिया जाता था, और फिर उसका क्या है तो सिर उतरकर सिर उत्तर की ओर जो है उसको रख दिया जाता था। ठीक है, क्या है आप यहाँ पे समझ, यही विधि आज भी देखने को मिलता है। ठीक है, इस्लाम धर्म की बात करें या फिर हम ईसाई धर्म की बात करें, कुछ लोगों को घरों में भी दफनाया जाता था। मृत्यु के साथ बर्तनों का भी दफनाया जाता था। इन बर्तनों में शायद खाने के पीने के चीज़ भी रखे होते थे। ऐसे ही एक पूरा स्थल है से एक 4 पाए वाला क्या है तो जार मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट पे ध्यान देंगे, तो ध्यान दीजिएगा, उस जार के भीतर जो है क्या होता था, कंकाल था। इस जार को एक 5 कमरे वाले मकान में के आंगन में रखा गया था। यह उस पूरा स्थल के कुछ सबसे बड़े मकानों में से एक था। उस घर में क्या था तो एक भंडार घर भी था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। यह सभी जो है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और एनसीईआरटी जो है आपको बस यह समझाने का प्रयास कर रहा है, शुरुआत से ही आपको यह समझाने का प्रयास कर रहा है कि उस समय के जो रहन सहन थी, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक जो रहन सहन थी कैसा था, और आज के वर्तमान की समझ जो है कैसा है, ये बस आपको तुलना करना है। ठीक है ना। मृतक के पैर मोड़ कर लिटाया जाता था। इतिहासकारों का अनुमान है कि वह अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण और धनी व्यक्ति रहा होगा। हो सकता है वह एक समृद्ध किसान भी हो सकता है, गांव का मुखिया भी हो सकता है। यह किसका मानना है? इतिहासकार का मानना है। और प्यारे साथी, आपका यह आज का जो सेशन है, आज का लेक्चर है जो समाप्त होता है। क्या था आज का लेक्चर आपका? तो कब्र और किताब। ठीक है, किताब और कब्र जो था यह था। आप समझ पा रहे होंगे इसमें कि आप क्या क्या पढ़ें, वेद क्या है, पूरा वेद के बारे में बताएं, वैदिक युग के लोगों के बारे में हम अभी तक बताएं, और इमाम गांव क्या था, इसका इतिहास क्या था, इस पे हम चर्चा की हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो साथी, तो आपसे विनती कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। आप एक बार एनसीईआरटी बुक उठा कर देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि मेहनत मेरा जो है कितना है। उसको पढ़ना है, रंगना है, अंडरलाइन करना है, फिर उसको अपने नोट बनाना है, फिर नोट बनाकर आपको ऐसा सुंदर सा पीपीटी बनाना है ताकि आपको पढ़ने में मज़ा आए। ठीक है, तो प्लीज़ आप इसको ये मत समझिएगा कि हम बस 30 मिनट 40 मिनट में आए, कुछ बोलकर चले गए। इसके पीछे बहुत मेहनत है साथी, और प्लीज़ आपसे विनती है कि बस आप इतना कीजिए, कुछ नहीं, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए जितना हो सके, ताकि लोग जो हैं वो भी इस लेक्चर तक पहुंच सके, चैनल तक पहुंच सके, थोड़ा सा मेरा भी भला हो सके। और हो सके तो अपना ओपिनियन, अपना जो कमेंट बॉक्स है उसमें अपना ओपिनियन दीजिएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।